हेलो दोस्तों, हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्जाम बाय खान में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग जीएस सुधा पॉलिटी की मौलिक अधिकार पार्ट 1 कर चुके थे, पार्ट 2 करना बाकी है। आइए हम पार्ट 2 करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान है। अनुच्छेद 22 एक क्या कहता है? गिरफ्तारी का कारण गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को अवश्य बताना चाहिए। व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार उसको प्राप्त है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप गिरफ्तार कोई पुलिस कर रहा है, ठीक है, आप भविष्य में जैसे पुलिस बन जाते हैं तो आप किसी अपराधी को गिरफ्तार करेंगे तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा जैसे आप गिरफ्तार किस लिए कर रहे हैं, और जो अपराध किया है अपराधी को अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 एक यही कहता है। अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है? गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये, जो व्यक्ति या मुजरिम को आप गिरफ्तार करेंगे, ठीक, उसको 24 घंटे के भीतर किसी नज़दीकी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। आने जाने का समय उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 22 का 3 क्या कहता है? यह प्रावधान किसी विदेशी शत्रु पर लागू नहीं होता तथा निवारक निरोध में रखे गए लोगों पर लागू नहीं होगा। कहने का मतलब यह है, ये जो प्रावधान है, यानी किसी व्यक्ति को अपराध किया है नहीं किया, उसका गिरफ्तार हो रहा है तो उसको गिरफ्तारी कारण बताना पड़ेगा और 24 घंटे अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा। वो केवल भारत के लोगों के लिए, विदेशी शत्रु पर लागू नहीं होगा। ठीक, अगला देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। ठीक, यह धारा भारतीय संविधान में उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है जो शोषण का निषेध करते हैं। ठीक, कहने का मतलब यह है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये, उस मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो करता है उसके लिए ये अधिकार है। ठीक, अगला देखिए, अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार तथा बाल श्रम पर प्रतिषेध। ठीक, अनुच्छेद 23 एक क्या कहता है? इस अनुच्छेद में निम्न प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है। देखिए कौन कौन सा शोषण है, देखते हैं आगे। देखिए, बलात्श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। ठीक, कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का कोई काम करने का मन नहीं है तो आप उससे काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, मानव व्यापार, मानव, महिला एवं बच्चों की तस्करी। आए दिन देखते रहिए किसी न किसी पेपर में कोई बच्चे को किडनैप करके किडनी के लिए, किसी उसके शरीर के अंग के लिए, किसी के लिए पैसे की फिरौती के लिए उसको किडनैप कर लिया जाता है। चाहे बच्चे, मानव, बूढ़े, कोई भी हो, उनको किडनैप कर लिया जाता है। बेगारी, काम के बदले पैसे न देना। कहने का मतलब यह है, जैसे किसी ने व्यक्ति ने कोई काम करवा लिया और उसको पैसे नहीं दे रहा है। दास प्रथा, ठीक, ये सब बलात्श्रम में के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 23(2) क्या कहता है? यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवाएं नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो उसे बलात्श्रम नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है, सरकार द्वारा कोई सार्वजनिक या प्रयोजन की कोई सेवाएं हैं, ठीक, नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो उसे बलात्श्रम नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम पर प्रतिबंध। ठीक, बाल श्रम पर प्रतिबंध। देखिए, यह एक निरपेक्ष अधिकार है। ठीक, यह निषेध कारखानों, खानों और खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कहने का मतलब यह है, अनुच्छेद 24 जो कहता है, कोई बच्चा, ठीक है, कारखानों में, खदानों में, माइंस हो गया,
खतरनाक स्थानों पर 14 वर्ष से कम बच्चों पर वहाँ पर काम करने पर सरकार द्वारा रोक लगाया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 2006 में इसे ढाबे, होटल, दुकान और रेस्तरां को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है। कहने का मतलब ये है 2006 में ढाबा कोई हो गया, कोई होटल हो गया, कोई दुकान हो गया, कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, यानी जहाँ पर बच्चों की मेहनत से वाला काम हो, वहाँ पर 14 वर्ष वाले बच्चों को भी जोड़ लिया गया था। यहाँ पर वो काम नहीं कर सकते। लेकिन 2016 में इसे किसी भी उद्योग, व्यापार तक बढ़ावा दिया गया। 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लिए उल्लंघन नहीं है या हेतु दंड नहीं है। ठीक। कहने का मतलब 2016 में किसी भी उद्योग, व्यापार तक बढ़ावा दिया गया। 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लिए उल्लंघन हेतु दंड। ठीक। बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। ठीक है। ये जो बाल श्रम है, इसको बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 में लागू किया गया। ठीक है। देखो, अगला है पारिवारिक व्यवसाय के लिए छूट। ठीक है। पारिवारिक व्यवसाय मतलब जैसे घर का कोई काम करवाना हुआ। ठीक है। आंशिक प्रतिबंध के तहत स्कूल के बाद अधिकतम 3 घंटे तक काम करने की अनुमति। ठीक है। जैसे कोई गरीब बच्चा है, वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे अर्न करना चाहता है। ठीक है। या किसी माता पिता ऐसे होते हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने तक पैसा नहीं होता है, तो वो अपने बच्चों को किसी घर में लगा देते हैं। कोई घर में लग जाता है, कोई साफ सफाई करता है, कोई सब्जी भाजी लेके आता है, कोई छोटा मोटा काम करता है, तो वो, लेकिन वो अपने स्कूल की अपनी जैसे कोई स्कूल गया, स्कूल के आने के बाद अधिकतम 3 घंटे तक ही केवल काम कर सकता है। बाकी वो फिर अपना पढ़ाई करे, फिर उसकी उम्र है खेलने कूदने की, वो अपना मनोरंजन करे। शाम 7 बजे के बाद या सुबह 8 बजे से पहले काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब है शाम 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले काम करने की अनुमति नहीं है। बाल कलाकारों को 6 घंटे तक काम करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई बालक है कलाकार, जैसे कोई अच्छा डांस कर लेता है या कोई अच्छा संगीत बजा लेता है या अन्य कलाकार में रुचि हो, तो 6 घंटे तक काम करने की अनुमति है। ठीक है। केवल वो 6 घंटा ही काम कर सकता है। साथ में अपना पढ़ाई वगैरह करता हुआ, घर का कुछ काम करता होगा, लेकिन 6 घंटा तक ही काम करने की अनुमति है। आगे देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अधिकार की गारंटी देता है। धार्मिक विश्वास और आस्था को खुले और खुले तौर पर रखने, पूजा अर्चना जैसी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है। इस शर्त के साथ किसी इस शर्त के साथ कि इससे अन्य धर्मों का नकारात्मक चित्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 25(2) क्या कहता है? धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंधों पर चर्चा की गई, जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। ठीक है। यह विधेयक धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें धर्मस्थ ट्रस्टों की स्थापना और प्रबंधन तथा चल एवं अचल संपत्ति का अधिग्रहण, स्वामित्व और प्रशासन शामिल है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है?
धार्मिक वृद्धि के लिए कर। अनुच्छेद 27 धार्मिक वृद्धि के लिए कर समुदाय की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इससे धर्म के प्रचार के लिए कराधान में मुक्ति सुनिश्चित होती है। कहने का मतलब है, जैसे कोई आप धार्मिक कार्य करें, जैसे दुर्गा पूजा बैठा रहे, ठीक है। अब दुर्गा पूजा बैठा रहे, जैसे पंडाल का खर्च जो आता है या रात में जो बिजली वगैरह लाइट रहता है उसका खर्च, तो उस सब के लिए आप चंदा वसूल सकते हैं, यानी कर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई बाध्य नहीं है या किसी से आप जबरी नहीं कर सकते, नहीं हमको दे। जिसका इच्छा अनुसार वो देगा, लेकिन बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28(1) सरकारी स्कूल जैसे पूर्णतः राज्य से स्वामित्व वाले शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध है। ठीक है। कहने का मतलब ये, जो सरकारी स्कूल जैसे विद्यालय वगैरह खोले गए हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंध है। ठीक। अनुच्छेद 28(2) क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा राज्य द्वारा प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों में दी जा सकती है। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, लेकिन वे किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब, कोई राज्य का स्कूल है, वो सरकार से मान्यता प्राप्त करवा के वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन सही तरीके से, ना कि गलत तरीके से। 28(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 28 राज्य मान्यता प्राप्त या राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। इसमें बच्चों की सहमति आवश्यक है। ठीक है। अभी हमने बताया, जैसे कहने का मतलब है, कोई स्कूल है, ठीक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल है, ठीक, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन बच्चों की सहमति होना चाहिए। ये नहीं आप है कि कोई बच्चा धार्मिक शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहते, जैसे वो हिंदू है तो आप उसको मुसलमान के बारे में बता रहे, तो वो नहीं शिक्षा ग्रहण कर, उसके ऊपर कोई जबरी नहीं है। ठीक है। उसके ऊपर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसका एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29(30). ठीक। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 का एक क्या कहता है? भारत में रहने वाले नागरिकों को जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है। कहने का मतलब है, भारत में सभी नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका भाषा है, वो अंग्रेजी बोले चाहे हिंदी बोले, तो उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, उसका एक संरक्षित अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है? किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त वाली किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य सरकार की संचित निधि से कोई कॉलेज वगैरह चल रहा है, ठीक है, उसमें किसी वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्गों को मूल वंश के लिए, जाति के लिए, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है?
शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, सभी अल्पसंख्यकों को अपना यह अधिकार है कि वो अपना कोई शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 30 का 2 क्या कहता है? राज्य सहायता प्रदान करते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, राज्य सरकार किसी भी जैसे कोई भी व्यक्ति स्कूल या स्कूल या कॉलेज खोल रहा है, तो उसमें जैसे कोई सभी लोग होते हैं कि अपने पैसे से कोई स्कूल बना लेता है, कोई होता है सरकार से लोन वगैरह पास कराता है, तो वहाँ पर सरकार सभी धर्मों या सभी भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करे। ये नहीं कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है उसके आधार पर भेदभाव करे, उसको पैसा ना पास करे, ये नहीं है, सभी को एक समान देखा जाएगा। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार निरस्त है। ठीक है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विरुद्ध अधिकार 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिए गए। आप हमें ये बताइए, ये जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 से हटाकर कहाँ पर रखा गया है? देखिए, अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 में रखा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है अनुच्छेद 32 को क्या है या इसको किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में जा सकता है। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 32 यह कहता है कि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। रिट जारी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। ठीक है, अब क्या रिट है आगे देखते हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटें। ठीक है, पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। ठीक, यह सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक, इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है। यह रिट उनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती जिन्हें न्यायालय ने दंडित किया हो तथा जो निवारक नजरबंदी में बंद हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सरकार कहती है कि उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए। ठीक है, और इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीट कहा जाता है, लेकिन यह कहा गया है कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण उनको लागू किया जाता है जो किसी के ऊपर मुकदमा नहीं है या जेल में नहीं, उनके लिए। ये नहीं है किसी पर ऊपर मुकदमा चल रहा है और उनके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लागू होता है। ठीक है, परमादेश क्या होता है? इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकरण अधिकारी सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जा सकता है जो लोग कर्तव्य या कानून दायित्व का पालन नहीं करते हैं या जारी नहीं करते हैं जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, कहने का मतलब हम आदेश देते हैं। जैसे कोई
अपराध किया है, ठीक है, वो न्यायालय उसको आदेश देता है फला तारीख को उसको बुलाइए, ठीक है, उस सज़ा क्या है, यानी न्यायालय द्वारा जो भी उसे सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो वही होता है परमादेश, हम आदेश देते हैं। आदेश कौन देता है? न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी सरकार द्वारा न्यायिक निकायों के विरुद्ध इसको जारी करता है, ठीक है। अगर देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध, निजी व्यक्ति या इकाइयों के विरुद्ध, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जो न्यायिक समीक्षा के कर्तव्य पर हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए अभी हमने जो बताया था आपको यहाँ पर परमादेश हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध और निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध, ऐसे विभाग जो गैर सरकारी, ठीक है, हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध जो न्यायिक समीक्षा में कार्यरत है, ठीक। अगला देखिए प्रतिषेध, इसका अर्थ है मना करना। सर्वोच्च न्यायालय निचले न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई करने से मना कर सकता है, ठीक है। यह आदेश निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किसी विशेष मामले में कार्यवाही करने से रोकने के लिए दिया जाता है, खासकर जब उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं हो तो वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो, ठीक है। कहने मतलब ये है, जैसे कोई सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अधिकार सुना दिया है, ठीक है, आप उसे मना नहीं कर सकते हैं। और जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया हाई कोर्ट को कि आप ये मामला अब हम सुनेंगे, आप नहीं सुन सकते, तो वो सुप्रीम कोर्ट की बातों का मानेंगे, ठीक है। और हाई कोर्ट ये नहीं कहेंगे नहीं हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, ठीक। वो यही होता है प्रतिषेध, मना करना। आइए देखते हैं आगे। इस प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। अब अगला देखिए उत्प्रेषण, इसका अर्थ है मांग लेना या मंगा लेना, ठीक है। उत्प्रेषण का अर्थ क्या है? मांग लेना या मंगा लेना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है, या रिट तब जारी होती है जब निचली अदालत में उस मामले पर फैसला नहीं दिया हो, ठीक। कहने का मतलब ये है उत्प्रेषण उसे कहते हैं। उत्प्रेषण जैसे कोई मामला हाई कोर्ट, ठीक, हाई कोर्ट नहीं सुना पा रहा, वो मामला सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। आगे देखिए इसे न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। और देखिए अधिकार पेक्षा, ठीक, इसका अर्थ है कि किस अधिकार से यह रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति ने किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया हो, ठीक है। कहने मतलब जो अधिकार पेक्षा है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, न्यायालय को जब ये लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, तब वो अधिकार परीक्षा उस पर न्यायालय लगा सकता है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है और उसे उस पद पर कार्य करने से रोकता है, ठीक है।
यह एकमात्र एसिड है, इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति पर। ठीक। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? यह अनुच्छेद सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार के अनुप्रयोग से संबंधित है। ठीक है। इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को अनुशासन के लिए प्रतिबंध किया जा सकता है, यह भी शामिल है। जैसे सेना अधिनियम 1950, पुलिस बल 1966, सभी सशस्त्र बल, थल सेना, वायु सेना, नौसेना। ठीक। अर्धसैनिक बल जैसे CISF, CRPF, SSB, ITBP, SSF। ठीक। आगे देखिए, पुलिस और खुफिया एजेंसी। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध पर चर्चा की गई। जब मार्शल लॉ लागू हो तो सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ठीक है। कहने मतलब आर्टिकल 24 क्या कहता है? जब मार्शल लॉ लागू हो तो सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? यह विधेयक संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। कहने का मतलब है जो मौलिक अधिकार के संबंधित में संसद के पास विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है। जैसे अनुच्छेद 16 का 3, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32 का 3, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 से संबंधित कानून शामिल है। ठीक है। आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक। DPSP। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस PDF प्राप्त करने के लिए जो आज हम पढ़ाएं PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप जाके इसको PDF को देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।